नमस्कार। आइए एक नज़र डालते हैं देश व दुनिया के मुख्य समाचारों पर CWB हिंदी न्यूज़ के साथ। सात रोड खुर्द एवं आसपास की कॉलोनियों के खिलाड़ियों की सुविधा के लिए हाल कमरा बनाया जाएगा। हाल कमरा बनने के बाद खिलाड़ी इसका उपयोग मिनी इंडोर स्टेडियम के रूप में कर सकेंगे। इसके लिए 12 लाख की राशि नगर निगम हिसार को जारी कर दी गई है। विदित रहे कि हिसार लोकसभा से दुष्यंत चौटाला जब सांसद थे तो उस समय सात रोड खुर्द सहित आसपास क्षेत्र के खिलाड़ी दुष्यंत चौटाला से मिले थे और मांग रखे थे कि बारिश एवं धूप के समय स्टेडियम में खिलाड़ियों को अभ्यास करने में परेशानी होती है, जिसके कारण उनकी तैयारियां प्रभावित होती हैं। बतौर सांसद दुष्यंत चौटाला ने उस समय खिलाड़ियों की यह मांग पूरी करने की घोषणा की थी। इस मांग को पूरा करते हुए दुष्यंत चौटाला ने 12 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार की तरफ से 17,000 किसान मित्र नियुक्त करने के ऐलान पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार को खुद किसानों की मित्र बनना चाहिए, लेकिन अगर सरकार ही किसानों के विरोधी बन बैठी हो तो फिर किसान मित्र नियुक्त करने का क्या फायदा। सरकार को नई नई शब्दावली गढ़ने की बजाय अपनी किसान विरोधी नीतियों पर मंथन करना चाहिए। तमाम महकमों, मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को किसानों के मित्र की तरह काम करना चाहिए, लेकिन लगता है कि सरकार ऐसा कर पाने में विफल रही है, इसलिए अलग से किसान मित्र नियुक्त करने पड़ रहे हैं। लेकिन सरकार की नीयत और नीति देखकर लगता है कि इससे भी किसानों को कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रदेश में कॉलेजों, ITI व पॉलिटेक्निक के तमाम छात्रों के कोरोना महामारी के चलते परीक्षाओं पर बना संशय उस समय खत्म हुआ जब राज्य सरकार द्वारा एक आदेश जारी कर छात्र हित में NSUI के संघर्ष के समक्ष घुटने टेकने पड़े। दरअसल प्रदेश में छात्रों को बिना परीक्षाओं के प्रमोट करने के लिए NSUI हरियाणा काफी समय से संघर्षरत थी, जिसके लिए ऑनलाइन पिटीशन से लेकर विभिन्न विश्वविद्यालयों के उप कुलपतियों को ज्ञापन, प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तथा महामहिम राज्यपाल को निरंतर ज्ञापन भेजने से लेकर हाईकोर्ट की शरण लेने तक NSUI ने छात्रों को बिना परीक्षाओं के प्रमोट करने की मांग को पूरा करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरकार के आदेशानुसार सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, ITI, पॉलिटेक्निक के तमाम नॉन फाइनल सत्र के छात्रों को बिना परीक्षाओं के प्रमोट करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें छात्रों के पिछले सत्र के 50% तथा इस सत्र के इंटरनल असेसमेंट के 50% अंकों को जोड़कर रिजल्ट निकाला जाएगा। वहीं जो फाइनल सत्र के छात्र प्रदेश से बाहर हैं, उनको भी सरकार द्वारा राहत देने का काम NSUI की मांग पर ही किया गया है। हालांकि अभी भी फाइनल सत्र के छात्रों को बिना परीक्षाओं के ही प्रमोट करवाने की लड़ाई को निरंतर लड़ा जाएगा और जल्द ही छात्र हितों में काम करवाया जाएगा। हरियाणा राज्य परिवहन की बसें अब फिर से चंडीगढ़ में एंट्री नहीं कर पाएंगी। रोजाना प्रदेश के जिलों से करीब 30 बसें चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड तक आ रही थी, लेकिन अब यहां बसों के आने की अनुमति नहीं होगी। यह रोक फिलहाल 30 जून तक लगाई गई है। पहले भी रोडवेज की बसों की एंट्री चंडीगढ़ में बंद थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ही इसे चालू किया गया था। UT प्रशासन की ओर से इस संदर्भ में परिवहन विभाग को पत्र लिखा गया था। इसके बाद यह निर्णय लिया गया है। दूसरी ओर रोडवेज की बसें पंचकुला तक चलती रहेंगी, यानी प्रदेश के डिपों से अब कनेक्टिविटी पंचकुला तक ही होगी। देश में शुक्रवार को लगातार छठे दिन पेट्रोल और डीजल महंगे हुए। पेट्रोल 57 पैसे तो वहीं डीजल 59 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। 6 दिन में पेट्रोल की कीमत 3 रुपए 31 पैसे और डीजल की 3 रुपए 42 पैसे बढ़ चुकी है। दिल्ली में पेट्रोल 74 रुपए 57 पैसे और डीजल 72 रुपए 81 पैसे हो गया है। कोरोना संकट के बीच कच्चे तेल की कीमतें 66% तक कम हुई थी, लेकिन सरकार ने आम लोगों को फायदा पहुंचाने के बजाय पेट्रोल पर 13 रुपए और डीजल पर 16 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। साथ में कई राज्यों ने वैट बढ़ा दिया। सरकार टैक्स नहीं बढ़ाती तो डीजल पेट्रोल आज 15 से 20 रुपए तक सस्ता होता। जनवरी में कच्चा तेल $70 प्रति बैरल था, तो वहीं 21 अप्रैल को $20 प्रति बैरल रह गया। फिलहाल कीमत $38 प्रति बैरल चल रही है। अनलॉक 1 के दौरान 1 जून से पेट्रोल डीजल की मांग तेजी से बढ़ी है। इसे देखते हुए तेल कंपनियों ने 6 जून से धीरे धीरे दाम बढ़ाने शुरू कर दिए। नेपाल की संसद ने भारत के कुछ इलाकों को अपना बताने के लिए नक्शे में बदलाव से जुड़ा बिल शनिवार को पास कर दिया। यह बिल संविधान में बदलाव करने के लिए लाया गया था। बिल नेपाल के कानून मंत्री डॉक्टर शिवमाय तुम्बाड ने पेश किया था। इसके सपोर्ट में 258 वोट पड़े, विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। इस विधेयक को पारित कराने के लिए 2/3 वोटों की जरूरत थी। आपको बता दें कि भारत ने लिपुलेख से धारचूला तक सड़क बनाई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया था। इसके बाद ही नेपाल की सरकार ने विरोध जताते हुए 18 मई को नया नक्शा जारी किया था। भारत ने इस पर आपत्ति जताई थी। भारत ने कहा था कि यह ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है। हाल ही में भारत के सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने चीन का नाम लिए बिना कहा था कि नेपाल ने ऐसा
ऐसा किसी और के कहने पर किया है। पाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1816 में एंग्लो नेपाल जंग के बाद सुगौली समझौते पर दस्तखत हुए थे। इसमें काली नदी को भारत और नेपाल की पश्चिमी सीमा के तौर पर दिखाया गया है। इसी आधार पर नेपाल, लिपुलेख और अन्य 3 क्षेत्र अपने अधिकार क्षेत्र में होने का दावा करता है। हालांकि दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। दोनों देशों के पास अपने अपने नक्शे हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अफरीदी ने शनिवार को ट्वीट किया कि उनके पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, उन्हें दुआओं की जरूरत है। हाल ही में अफरीदी ने पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर यानी पीओके के दौरे पर गए थे। इसके बाद ही उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। अफरीदी ने 27 टेस्ट में 1716 और 398 वनडे में 8064 रन बनाए हैं। उनके नाम 99 T20 में 1416 रन भी हैं। आईपीएल में अफरीदी ने सिर्फ 10 ही मैच खेले हैं, जिसमें 81 रन बनाए थे। पूर्व ऑलराउंडर अफरीदी ने ट्वीट में कहा कि मैं गुरुवार से बीमार महसूस कर रहा हूं, शरीर में काफी दर्द है, मैंने टेस्ट कराया और बदकिस्मती से मैं पॉजिटिव हूं। जल्द सेहतमंद होने के लिए दुआओं की जरूरत है। हाल ही में अफरीदी तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने कश्मीर को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके बाद गौतम गंभीर, युवराज सिंह और हरभजन सिंह ने उन्हें फटकार लगाई थी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गुरुवार को नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF लिस्ट 2020 जारी करते हुए देश के टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के नाम बताए। उच्च शिक्षा संस्थानों की इस रैंकिंग में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को दूसरा स्थान मिला है, जबकि IIT दिल्ली तीसरे स्थान पर रहा है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में स्थित IIT मद्रास की स्थापना 1959 में हुई थी। यह भारत सरकार के सहयोग से स्थापित तीसरा IIT है। नेशनल रैंकिंग में नंबर 1 यह इंस्टीट्यूट न सिर्फ एक बेहतरीन रिसर्च सेंटर है, बल्कि शिक्षण और इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी के लिए भी देश भर में जाना जाता है। खास बात यह है कि IIT मद्रास के 620 एकड़ कैंपस का आधा हिस्सा सुरक्षित वन क्षेत्र है, जिसमें ढेरों हिरण, तितली की 40 प्रजातियां और 100 तरह की चिड़िया हैं। यह देश का सबसे पर्यावरण अनुकूल इंस्टीट्यूट माना जाता है। चीनी कंपनी Xiaomi ने अपना अब तक का सबसे पावरफुल पावर बैंक लॉन्च कर दिया है। इस पावर बैंक की बैटरी कैपेसिटी 30,000 mAh की है। ये USB Type-C पोर्ट की मदद से 18 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इसके साथ ये लो करंट मोड पर भी काम करेगा, यानी इससे स्मार्ट रिस्टबैंड, ब्लूटूथ, वायरलेस ईयरबड्स जैसे डिवाइस भी चार्ज कर पाएंगे। 30,000 mAh मी पावर बैंक 3 क्विक चार्ज की कीमत लगभग 1800 रुपए तय की गई है। कंपनी ने फिलहाल इसे चीन में लॉन्च किया है। इसकी प्री बुकिंग JD.com या me.com पर शुरू हो गई है। इसकी पहली सेल 18 जून को होगी। इसकी ग्लोबल लॉन्चिंग को लेकर अभी कंपनी ने कुछ नहीं कहा है। कंपनी का दावा है कि इस 30,000 mAh पावर बैंक से स्मार्टफोन को 10 बार चार्ज किया जा सकता है। वहीं Mi 10 और Redmi K30 Pro को 4.5 बार चार्ज किया जा सकता है। iPhone SE 2020 को इसे 10.5 बार चार्ज कर पाएंगे। 18 वाट USB Type-C पोर्ट की मदद से iPhone 11 को 1.45 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। iPhone के रेगुलर चार्जर की तुलना में 54% तक ज्यादा तेज चार्ज कर सकेगा। इस पावर बैंक में 2 USB Type-A पोर्ट और एक USB Type-C पोर्ट दिया गया है, जिससे एक साथ 3 डिवाइस को चार्ज किया जा सकता है। पावर बैंक को चार्ज करने के लिए USB Type-C पोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। Xiaomi का दावा है कि जब 30 वाट के USB Type-C चार्ज से इसे चार्ज करते हैं, तब 7.5 घंटों में पूरी तरह से चार्ज हो जाएगा। फास्ट चार्जिंग के लिए 24 वाट का USB-C टाइप पोर्ट सपोर्ट करता है। ये पावर बैंक पॉलीकार्बोनेट ABS यानी PCABS चेसिस के साथ आता है, जिसे स्क्रैच रेजिस्टेंस व नॉन स्लिप फिनिश दिया गया है। देश के कुछ राज्यों में जहां भीषण गर्मी पड़ रही है, वहीं कुछ राज्यों में मानसून और प्री मानसून बारिश ने दस्तक दे दी है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने 3 राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और कोंकण क्षेत्र में आज काफी तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस बीच दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा साथ ही उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में बादलों के तेज गरज और बिजली की तेज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। जबकि राजस्थान और इससे सटे इलाकों में 13 जून से 16 जून तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। इस दौरान महाराष्ट्र में मानसून के सही समय पर आने की संभावना से किसानों ने राहत की सांस ली है। किसानों ने उम्मीद जताई है कि इस बारिश से खरीफ फसल को काफी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के विदर्भ जिलों में गरज के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना जताई गई है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के अनुसार पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड में 14 जून से मानसून का असर देखा जा सकता है। इन राज्यों में मानसून इसी हफ्ते पहुंच सकता है। अब बात आज के इतिहास की। सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह का जन्म 14 जून 1595 में आज ही के दिन हुआ।
अमेरिकी सेना की आज ही के दिन 1775 में स्थापना हुई। 14 जून 1901 में पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति वारेन जी हार्डिंग ने आज ही के दिन 1922 में रेडियो पर अपना पहला भाषण दिया। भारतीय फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता तथा पटकथा लेखक के आसिफ का जन्म 14 जून 1922 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी की आज ही के दिन 1934 में मुलाकात हुई। टॉक शो से लेकर फिल्मों में काम करने वाली किरण खेर का जन्म 14 जून 1955 में हुआ। डॉक्टर सीवी रमन को क्रेमलिन में लेनिन शांति पुरस्कार आज ही के दिन 1958 को प्रदान किया गया। हिंदी फिल्म अभिनेता एवं दूरदर्शन कलाकार शेखर सुमन का जन्म 14 जून 1960 में हुआ। पेरिस में यूरोपियन अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 14 जून 1962 में आज ही के दिन की गई। आदित्य बिड़ला समूह के भारतीय उद्योगपति और अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला का जन्म 14 जून 1967 में हुआ था। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संस्थापक और अध्यक्ष राज ठाकरे का जन्म 14 जून 1968 में आज ही के दिन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे महासचिव कुर्ट वाल्डहाइम का निधन 14 जून 2007 में हुआ। आज का विचार, खुशियां पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती हैं। एक बच्चा गुब्बारा खरीद कर खुश होता है तो वहीं दूसरा बच्चा उसे बेचकर।